नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गोलाड़ा आप सभी का मेरे YouTube चैनल भूगोल राज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भौगोलिक चिंतन का विकास की सीरीज के अंतर्गत साथियों आज हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं पोसिडोनियस की। पोसिडोनियस से पहले हम यहां बहुत सारे विद्वानों की चर्चा कर चुके हैं। उन सभी विद्वानों के वीडियोज आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। पोसिडोनियस का सबसे पहले हम देखते हैं जीवन काल में इनका जो जन्म हुआ वो 135 ईसा पूर्व में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 50 ईसा पूर्व में हुई है। जो ईसा पूर्व का काल माना जाता है वो 0 ईस्वी यानी 0 वर्ष को, आज 2023 चल रहा है तो 2023 पीछे अगर हम चले तो 0 आएगा और 0 से 135 साल पहले पोसिडोनियस का जन्म हुआ और जो 0 है इससे 50 वर्ष पहले पोसिडोनियस की मृत्यु हो गई थी। ये इनका एक जीवन काल रहा है। इसके अलावा पोसिडोनियस जो कि यूनान के रहने वाले थे, यूनानी इतिहासकार थे। यूनानियों को ग्रीक विद्वान भी कहते हैं। ग्रीक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी ग्रीक भाषा थी। ग्रीक भाषाओं के अंदर ग्रीक एक भाषा समूह है। ग्रीक क्या है? एक भाषा समूह है। और उस ग्रीक या लैटिन भाषा के अंदर बहुत सारी भाषाएं आती है। वहीं पर एक देश है एथेंस के अंदर यूनानी विद्वान या ग्रीक विद्वान। तो ये एक यूनानी इतिहासकार और भौतिक भूगोल को इन्होंने तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया। इसी कारण से इनको भौतिक भूगोल का पिता कहते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि भौतिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? पोसिडोनियस को। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं यहाँ पर, वैज्ञानिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? एक तो भूगोल का पिता, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ। पहला तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे भूगोल का पिता। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर बताओगे मुझे वैज्ञानिक भूगोल का पिता, वैज्ञानिक भूगोल का पिता। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है इतिहास का पिता। ये 3 क्वेश्चन आप मुझे बताओगे यहाँ इनका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख करके बताना कि भूगोल का पिता, वैज्ञानिक भूगोल का पिता और इतिहास का पिता किसे कहते हैं। यहाँ पर इतिहास का भूगोल लिखा है, सॉरी, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। तो यहाँ पर भौतिक भूगोल को तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत करने के कारण और पोसिडोनियस ने अपना जो सारा कार्य किया वो भौतिक भूगोल के अंदर ही किया है। इस कारण से इसको भौतिक भूगोल का पिता कहते हैं। नेक्स्ट, पोसिडोनियस का हम भूगोल में योगदान देखते हैं तो पृथ्वी की परिधि की गणना करने का कार्य यहाँ पर पोसिडोनियस ने भी किया है। हालांकि इससे पहले इरेटोस्थनीज थे। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि की गणना की और वहां पर 2.5 लाख स्टेडिया पृथ्वी की परिधि बताई थी, यानी 25,000 मील। कितनी? 25,000 मील। जबकि पोसिडोनियस यहाँ पर 18,000 मील पृथ्वी की परिधि बताते हैं। कितनी बताते हैं? 18,000 मील। यानी देखा जाए तो जो इरेटोस्थनीज की पृथ्वी की परिधि थी उस परिधि की तुलना में पोसिडोनियस ने पृथ्वी की परिधि की गणना कर यहाँ पर बताई, जो कि बहुत कम थी। नेक्स्ट, इन्होंने एक पुस्तक लिखी द ओशियन। कौन सी पुस्तक लिखी? यहाँ पर द ओशियन, महासागर पुस्तक लिखी। इस महासागर पुस्तक को लेकर के भी यहाँ पर कई बार यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, महासागरों की गहराई मापने का कार्य सर्वप्रथम करने वाला जो भूगोलवेत्ता था वो पोसिडोनियस था। कौन था? पोसिडोनियस था। इन्होंने सार्डिनिया के पास, कहाँ पर? सार्डिनिया के पास महासागरों की गहराई मापने का कार्य किया है। इसके अलावा पोसिडोनियस का एक मुख्य योगदान हम देखने को मिलता है उच्च एवं निम्न ज्वार का वर्णन। जो महासागरों के अंदर टाइड आते हैं, ज्वार आते हैं, उनका वर्णन किया। पोसिडोनियस बताते हैं कि न्यू मून और फुल मून, नए चंद्रमा यानी न्यू मून और फुल मून के दिन जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, सीधी दिशा में होते हैं, तो उस समय दीर्घ ज्वार आते हैं, स्प्रिंग टाइड आते हैं। इसके अलावा प्रथम व अंतिम चतुर्थांश यानी समकोणिक स्थिति में, क्वाड्रेचर पोजीशन के अंदर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब पाए जाते हैं, समकोणिक स्थिति में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर निम्न ज्वार आते हैं। इस प्रकार इन्होंने उच्च एवं निम्न ज्वारों का वर्णन किया। इन्होंने गेडिज नदी के अंदर जो ज्वार आते थे उन ज्वारों को लेकर के यहाँ पर वर्णन प्रस्तुत किया है।
इसके अलावा पोसिडोनियस ने अरस्तु का एक विचार था। किसका विचार था? अरस्तु का। जब मैंने अरस्तु पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने आपको अरस्तु की विचारधारा बताई थी कि अरस्तु कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या विषुवतरेखीय क्षेत्र अत्यधिक तापमान के कारण बसाव योग्य नहीं है, और जो शीत प्रदेश हैं ध्रुवों के पास वाले वो अत्यधिक ठंडे प्रदेश होने के कारण मानव बसाव के योग्य नहीं है, और जो मध्य अक्षांश वाले क्षेत्र हैं यानी समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जिनमें इन्होंने मुख्य तौर पर बताया था कि यूनानी लोग जो कि समशीतोष्ण कटिबंध में आता है, जो कि मानव बसाव के योग्य हैं। तो इस प्रकार से अरस्तु का ये जो विचार था तापमान और मानव अधिवास के बीच के संबंध को लेकर के जो विचार था कि विषुवतरेखीय क्षेत्र अत्यधिक तापमान के कारण बसाव योग्य नहीं है, इसको इन्होंने सिरे से नकार दिया। ये कहते हैं कि अधिकतम तापमान विषुवत वृत्त पर ना होकर के कहाँ पर पाया जाता है? अयनों के समीप, यानी कर्क और मकर रेखा के समीप पाया जाता है। और आज जब हम पढ़ते हैं और हम टेम्परेचर के माप को देखते हैं तो आज सर्वाधिक तापमान जो शुष्क मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, कर्क और मकर रेखा के आसपास वाले उन क्षेत्रों के अंदर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। इस प्रकार से पोसिडोनियस का हमें भूगोल के अंदर एक छोटा सा योगदान देखने को मिलता है। अब यहाँ पर पोसिडोनियस ने यह बताया कि अधिकतम तापमान विषुवत वृत्त पर ना होकर के अयनों के समीप होता है। तो इसी को लेकर के मैं आपको एक यहाँ पर प्रश्न दे रहा हूँ, उस प्रश्न को लेकर के आपको यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना है। और हमारा ये जो प्रश्न है वो यह है कि विश्व के अंदर सर्वाधिक तापमान कहाँ पर पाया जाता है? विश्व में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान, विश्व में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान ये कहाँ पर पाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक का चैनल भी, यानी उसका लिंक भी आपका हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।